नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का समावेशी बजट पेश किया, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन की बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए के ई वाउचर दिए जाएंगे, जबकि स्कूलों में खेल किट और जादुई पिटारा के लिए 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 कर दी गई है। बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे तथा सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ की लागत से नए सोलर पार्क स्थापित होंगे और बिजली की मॉनिटरिंग एआई के जरिए की जाएगी। पेयजल संकट के समाधान हेतु नई जल नीति लाने और हर घर नल योजना के तहत 6500 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जलदाय विभाग में 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। पंजाब के अबोहर में मलोट रोड स्थित एक होटल में 18 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला सामने आया। मृतका की पहचान आरती के रूप में हुई, जिसका शव होटल के कमरे में मिला। हमलावर ने हथियार से उसकी हत्या कर दी। होटल कर्मियों के अनुसार आरती अपने 22 वर्षीय बॉयफ्रेंड सचिन के साथ आई थी। सचिन करीब आधे घंटे बाद खाने का ऑर्डर देने का बहाना बनाकर निकला और फरार हो गया। शक होने पर जब मास्टर चाबी से कमरा खोला गया तो वारदात का पता चला। मृतका के पिता अबोहर की एक गौशाला में काम करते हैं और मूल रूप से कानपुर के निवासी हैं। पुलिस ने होटल को सील कर रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। शुरुआती जांच में आरोपी को ट्रेस कर लिए जाने की सूचना है। पुलिस किशोरी के नाबालिग होने के पहलू और होटल की लापरवाही की भी जांच कर रही है। जयपुर के हसनपुरा इलाके में मई 2022 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में मामले में जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अभियुक्त गुलशन को एक तरफा प्यार में 16 साल की नाबालिग युवती और उसके 18 साल के भाई की नृशंस हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जज लोकेंद्र सिंह शेखावत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित करने में सफल रहा है। घटना के समय मृतका के माता पिता काम पर गए हुए थे, तभी अभियुक्त ने घर में घुसकर दोनों भाई बहन की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घर में घुसकर मासूमों की हत्या करने वाले अपराधी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का फाइनल रोल 14 फरवरी को जारी होने जा रहा है। इस सूची से स्पष्ट हो जाएगा कि आगामी चुनावों के लिए कितने मतदाता पात्र हैं और कितने नाम अमान्य घोषित किए गए हैं। अभियान के दौरान लगभग 41,85,000 संदिग्ध नामों को हटाया गया था, जिस पर 1,06,000 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनका निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की गई है। दूसरी ओर पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूचियों का प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। इस महीने के अंत तक यह साफ हो जाएगा कि दोनों सूचियों में क्या अंतर है और कितने मतदान का अधिकार मिलेगा। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर सभी योग्य युवाओं का नाम सूची में शामिल हो और कोई भी फर्जी नाम न रहे। हरियाणा के झज्जर में एक महिला ने अपने पति को उसके प्रेमिका के साथ एक होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। रोहतक की रहने वाली इस महिला को अपने पति पर शक था, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए झज्जर पहुंची और पुलिस को साथ लेकर होटल में छापा मार दिया। होटल के कमरे में पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। महिला का आरोप है कि उसका पति और उक्त महिला दोनों सरकारी शिक्षक है और पिछले 3 साल से प्रेम संबंध में है। महिला ने यह भी दावा किया कि इस अफेयर के कारण ही उसकी प्रेमिका के पति की मौत हो गई थी, जिस मामले में दोनों जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पीड़िता के अनुसार इस रिश्ते की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही जेईई मेन 2026 के पहले सत्र के परिणामों की घोषणा करने वाली है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार इस परीक्षा का रिजल्ट कल 12 फरवरी 2026 तक जारी किया जाना तय है। परीक्षार्थी अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट JEEMain.NTA.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट घोषित होने से ठीक पहले एनटीए फाइनल आंसर की भी जारी करेगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों के अंकों की गणना की जाएगी। इस साल सेशन 1 की परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित हो गई थी, जिसमें देश भर से लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन नंबर और जन्मतिथि के साथ तैयार रहें, ताकि परिणाम आने पर वे तुरंत अपना प्रदर्शन चेक कर सके। इसके बाद सफल अभ्यर्थी जेईई एडवांस के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर पाएंगे। बांसवाड़ा जिले की साइबर पुलिस ने जिले के आधा दर्जन से अधिक थानों में दर्ज मामलों में 10,000 रुपए के इनामी साइबर अपराध के आरोपी अक्षत राज कोठारी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करीब 1 साल 6 महीने से नाम बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षत राज कोठारी ने फर्जी तरीके से खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक महिला से संपर्क किया। विश्वास जीतने के बाद आरोपी ने महिला से शादी की और शादी के बाद पत्नी के नाम पर बैंक से 19 लाख रुपए का लोन करवा लिया। इसके बाद आरोपी लोन की राशि लेकर फरार हो गया। साल 2024 से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में साइबर टीम के सीआई हरिओम ने इनपुट मिला। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर इंदौर में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। सीबीडीटी ने नए आयकर कानून 2025 के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने प्रस्तावित हैं। इन नियमों के तहत अब 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के लेन देन और 5 लाख रुपए से महंगे वाहन खरीदने पर पैन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की नगद निकासी या जमा पर भी यह नियम लागू रहेगा। विभाग का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और कर चोरी रोकना है। इन प्रस्तावित नियमों पर जनता 22 फरवरी तक अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकती है। विभाग इन सुझावों की समीक्षा करने के बाद मार्च के पहले सप्ताह तक नियमों का फाइनल स्वरूप नोटिफाई कर देगा। यह बदलाव जंबो फॉर्म्स की संख्या घटाने और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेलवे में ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दौर मंगलवार को पूरा हो गया। यह परीक्षा 27 नवंबर से चल रही है। अब कल 11 फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा शुरू कराएगा। ग्रुप डी पदों पर चल रही आखिरी चरण के अभ्यर्थियों की परीक्षा संख्या कम होने के कारण केवल हनुमानगढ़ जिले में एक ही परीक्षा सेंटर पर करवाई गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक केवल 250 अभ्यर्थी ही आखिरी दिन बचे थे। सोमवार को हुई परीक्षा में भी 250 ही अभ्यर्थी कॉल किए गए थे। मंगलवार को यह परीक्षा पूरी हो गई। 2 फरवरी से चल रहे इस चरण में करीब 75,000 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। फरीदाबाद में पुलिस से हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे एक बदमाश को क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। यह घटना पाली क्रशर जोन के पास हुई, जब पुलिस राजस्थान निवासी आरोपी मोनू गुर्जर को हथियार बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने अचानक पुलिस कर्मी की पिस्टल छीन ली और टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया। इसका इलाज बीके अस्पताल में चल रहा है। मोनू गुर्जर को सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच ने 7 फरवरी को एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था और वह रिमांड पर चल रहा था। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब उसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार सुधार की यह खिड़की बुधवार 11 फरवरी से खुल गई है और 17 फरवरी 2026 तक सक्रिय रहेगी। अभ्यर्थी अपने नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि और जेंडर जैसे मूलभूत विवरणों को छोड़कर अन्य सभी जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे। इस संशोधन के लिए उम्मीदवारों को ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। विशेष बात यह है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जानी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।